हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और आज का ये वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज का 8th वीडियो होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कॉमन रूट्स ऑफ एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के जो टॉपिक हमारा है वो है कॉमन रूट्स ऑफ एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको स्टार्ट करने से पहले हम अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि सर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जहां पे क्या है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, ए नॉट इज इक्वल टू 0 है और उसका रूट्स अगर बात करें तो उसका रूट्स अगर अल्फा और दूसरा रूट्स बीटा है, तो इस अल्फा बीटा और इसके जो कोफिशिएंट्स है, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स है ए बी एंड सी, इसमें क्या क्या रिलेशंस हो सकता है, क्या क्या रिलेशन होता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स और इसके रूट्स में दो रिलेशंस देखा था और उन दोनों रिलेशंस को हम लोग डेरिवेशंस करके भी बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीपली समझा था। तो अगर हम पहला रिलेशंस की बात करें तो हम फर्स्ट रिलेशंस क्या देखा था, सम ऑफ रूट्स। हमारा जो फर्स्ट रिलेशन था वो है सम ऑफ रूट्स। इसका क्या मतलब हुआ सर, सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने देखा था, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा देखा था, ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। और अगर हम सेकेंड रिलेशन की बात करें तो सेकेंड रिलेशन था हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारा सेकेंड रिलेशन था और इसमें क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता था। ये दो रिलेशन है, दो रिलेशन जो है उसको हम लोगों ने डेरिवेशंस करके लास्ट क्लास में सीखा था। अब हम आते हैं आज की टॉपिक पे। आज हमें पढ़ना है कॉमन रूट्स ऑफ एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या मतलब हुआ सर कि सर अगर कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हो तो उस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख करके उस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर कोई एक रूट्स कॉमन हो या दो रूट्स कॉमन हो तो हमें कैसे पता चलेगा सर उस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स कॉमन हैं, और अगर वो कॉमन रूट्स हैं तो उस कॉमन रूट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो इन सब सारी चीजों का डिस्कशन मैं आज करूंगा। आज इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीजों का डिस्कशन देखेंगे और हमारा जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कॉमन रूट्स। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कॉमन रूट्स ऑफ एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारा जो टॉपिक होगा वो कॉमन रूट्स ऑफ एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है, कॉमन रूट्स ऑफ एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ सर कि सर अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है तो उसके कितने रूट्स कॉमन होंगे, और अगर उसके एक रूट कॉमन होंगे या दोनों रूट्स कॉमन होंगे, उस केस में हमें क्या क्या कंडीशन होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि सर एक रूट्स कॉमन है, उसके क्या कंडीशन होंगे, और अगर दोनों रूट्स अगर कॉमन होंगे उसके क्या कंडीशन होंगे, उन सब सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस टॉपिक का वो होगा कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ऐसे लिखो, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि सर कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है, उसके सिर्फ और सिर्फ एक रूट्स कॉमन है, उसके क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ कि सर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक ही रूट्स कॉमन है, तो इसको मानेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे लैंग्वेज बना करके, लेट एज्यूम अल्फा इज अ कॉमन, लेट्स एज्यूम अल्फा इज ए कॉमन रूट्स, लेट्स एज्यूम अल्फा इज ए कॉमन रूट, ऐसे लिखो, अल्फा इज ए कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशन, अल्फा इज ए कॉमन रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन ऐसे a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड
a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन हमें क्या लिखना है कि सर अगर अल्फा जो है इस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2, इसके रूट्स कॉमन है। कितने कॉमन रूट्स है? एक कॉमन रूट्स है। तो इसमें देखते हैं कि सर अगर अल्फा इन दोनों रूट्स का कॉमन, अल्फा जो है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉमन रूट्स है, कहने का मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा जो अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या आता है, हमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आता है, हमें α1² प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और अगर सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा पुट करते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी रूट्स अल्फा ही हैं, तो उस सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी ये जो हमारा अल्फा रूट्स है ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनेगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या देखना है कि सर ये अल्फा स्क्वायर और अल्फा, इसको हम दो अलग अलग वेरिएबल्स मानते हैं। हमने माना कि सर अल्फा स्क्वायर एक फर्स्ट वेरिएबल्स है और अल्फा मान लिए कि सेकेंड वेरिएबल्स है। ये हम लोगों ने माना कि फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल, और ये जो हमारा अल्फा है वो है सेकेंड वेरिएबल। इतना हम लोगों ने माना, इतना हम लोगों ने एज्यूम किया। तो सर अगर अल्फा स्क्वायर को हम फर्स्ट वेरिएबल्स मानते हैं और अल्फा को सेकेंड वेरिएबल मानते हैं, और यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो है अल्फा स्क्वायर। तो इसको हम अल्फा स्क्वायर नोमिनेटर में लिखें और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे उसको हम आगे देखेंगे, कहां से लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को यूज करके हम डिनोमिनेटर टर्म लिखेंगे। और उसके बाद हमारा लिखेंगे जो हमारा सेकेंड वेरिएबल है वो हो जाएगा माइनस अल्फा। यहाँ पे हमेशा माइनस लेके चलते हैं, इसको याद रखना आप। और उसके डिनोमिनेटर, इसके भी जो डिनोमिनेटर का जो टर्म होंगे उसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम 1 लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर के टर्म को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां भी डिफाइन करेंगे। तो अब बात आता है कि हमें अगर अल्फा स्क्वायर के डिनोमिनेटर की टर्म की बात करना है तो हम देखेंगे इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर कहां आता है, तो अल्फा स्क्वायर यहां पे आ रहा है। तो सर इसको हम ढक लेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि ढक लेंगे। और इसके अलावा अगर दो जो टर्म बचा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले ढक लेते हैं। उसके बाद हमें क्या बचा, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म बचे इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में ये दोनों टर्म और सेकेंड इक्वेशन में ये दोनों टर्म। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे करेंगे। तो क्या होगा हमारा, इसका हो जाएगा b1 इंटू c2, ये हो गया b1 इंटू c2, और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ये याद रखना माइनस। उसके बाद लिखेंगे c1 इंटू b2, ये हो गया c1 इंटू b2, ये हमारा हो गया। ये अल्फा स्क्वायर के डिनोमिनेटर के जो टर्म होंगे उसको हम डिफाइन कर लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये अल्फा जो वेरिएबल्स माने हैं, अल्फा को जो वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल जो माने हैं उसको बात करते हैं, उसके डिनोमिनेटर में क्या आएंगे उसको अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले देखेंगे कि अल्फा कहां पे आ रहा है। तो अल्फा यहां आ रहा है, अल्फा का वैल्यू यहां आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ढक लेंगे। उसके बाद जो दो टर्म बच गया वो क्या हो गया, ये यहां से ये और सेकेंड इक्वेशन में ये और ये बचा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो क्या होगा, ऐसे इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो गया, a1 इंटू c2, क्या हो गया a1 इंटू c2 माइनस, उसके बाद क्या होगा c1 इंटू a2, ये हो गया c1 इंटू a2, इतना तक हो गया। तो हम लोगों ने सेकेंड टर्म जो सेकेंड वेरिएबल अल्फा जो माना था उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे उसके डिनोमिनेटर के टर्म को डिफाइन कर दिया। अब आते हैं कांस्टेंट टर्म पे, तो कांस्टेंट वाला को फिर से ढक लेंगे। फिर हमारा वही रूल्स होगा, जिसके
डिनोमिनेटर्स की बात करेंगे उसके उस टर्म को हम पहले ढक लेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आएगा उसको ढक लेंगे और बचा हुआ टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा हमारा a1 b2 माइनस b1 a2, ये हो गया हमारा। अब हम इसको, ये जो हमारा जो टर्म आया इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से अगर क्या देखते हैं, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से अगर हम पहला केस में इसको ले लेते हैं, ये वाला टर्म को ले लेते हैं और ये वाला टर्म को आपस में इक्वल करते हैं, तो हमें क्या आता है, हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि हमारा आया अल्फा स्क्वायर क्या है। अल्फा स्क्वायर का बात करें तो b1c2 माइनस, ऐसे है b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल टू है किसके, लास्ट फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम इक्वेट कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, इसके डिनोमिनेटर में a1b2 माइनस b1a2, तो यहां से हमें क्या निकला, हमें जो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आया वो है, वो क्या हुआ, b1c2 माइनस c1b2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस b1a2, ये हमें अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आया। ये कैसे आया कि सर ये इसलिए आया कि हम ये क्या किए, ये वाला टर्म इस पार आ जाएगा, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, बराबर के उस पार आएगा तो नोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ LHS में बच गया अल्फा स्क्वायर और RHS में क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला जो टर्म आएगा ये नोमिनेटर में आ जाएगा और ये वाला टर्म ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। तो हमें अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर को डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम अगर मिडिल टर्म और लास्ट टर्म को अगर बात करें, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की बात करें, तो मिडिल टर्म और लास्ट टर्म को अगर इक्वेट करते हैं तो हमें क्या निकलता है, मिडिल टर्म की बात करें तो मिडिल टर्म क्या है, माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में a1c2 माइनस, इसके डिनोमिनेटर में है a1c2 माइनस c1a2, ये है, इज इक्वल टू है 1 डिवाइडेड बाई, इज इक्वल टू है a1b2 माइनस b1a2, ये है। अब देखते हैं सर इसके जो नोमिनेटर में माइनस अल्फा है, तो हम माइनस को कॉमन लेके, ये जो डिनोमिनेटर यहां से कॉमन ले लिए माइनस, तो वो क्या बचेगा, वो अगर माइनस कॉमन लेते तो माइनस ऊपर हो गया माइनस अल्फा, और नीचे अगर लिखे तो माइनस हम अगर कॉमन लेते तो ये हो जाएगा c1a2 माइनस a1c2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जौ के तौर रहेगा a1b2 माइनस b1a2, ये हो गया। और यहां से अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा यहां से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें अल्फा क्या निकला सर, हमें अल्फा निकला, ये वाला टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ इक्वल के उस पार जाएगा तो यहाँ पे नोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें क्या निकला कि सर c1a2 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस b1a2, ये हमें अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने दिखा। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि सर अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक रूट्स कॉमन हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट्स कॉमन हो, तो उस केस में क्या कंडीशन हो सकता है, उसके कोफिशिएंट्स के क्या कंडीशन होंगे और वो जो कॉमन रूट्स होंगे उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इन सब सारे चीजों का रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा और हमने एज्यूम किया कि सर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स अल्फा है, अल्फा जो रूट्स है अल्फा है, कॉमन रूट्स है, इतना हम लोगों ने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे, तो उसका जो हमारा जो सेकेंड केस होगा वो क्या होगा, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। हमें क्या अब हमें क्या पढ़ना है, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। ये क्या मतलब हुआ कि सर अगर हम लोगों ने ये देखा कि सर एक रूट्स कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स हमें था, हम ये लोग ये पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। तो हम लोगों ने पहले कंडीशन में देखा कि सर अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक रूट्स कॉमन होंगे, कहने का मतलब या तो अल्फा कॉमन हो जाए या बीटा कॉमन हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक रूट्स कॉमन होंगे, तो उसके क्या क्या कंडीशन होंगे, हम उस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को देख करके, कोफिशिएंट्स के थ्रू
उस कॉमन रूट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इन सब चीजों को देखा। अब हमारा जो सेकेंड कंडीशन है, वो सेकेंड कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सर वो जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे तो क्या क्या कंडीशन आएंगे उसके कोफिशिएंट्स के बीच, तो हम लोग ये सीखना है। तो हमारा जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कॉमन है, तो यानी अल्फा इसका भी रूट्स है और बीटा इसका भी रूट्स है, तो इसका भी रूट्स अल्फा है और इसका भी रूट्स बीटा है। कहने के मतलब दोनों रूट्स आपस में कॉमन है। दोनों रूट्स क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा कॉमन है। इतना तक समझ में आ रहा है? तो उसका क्या क्या कंडीशन होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि सर जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो है अल्फा एंड बीटा है। तो कहने का मतलब ये अल्फा एंड बीटा है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है, रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच का क्या रिलेशन होता है। तो कहने का मतलब लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहां से आएगा -b1/a1, और इसी तरह अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा हो गया c1/a1, इतना हो गया। सेम इसी तरह अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन के भी रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो यहां से भी आएगा अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या होगा b2 - b2/a2, और अल्फा बीटा क्या होगा c2/a2, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सर इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया नाम, इसका इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3, और इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 5। तो सर अगर इक्वेशन ऐसे लिखो, इक्वेशन 1 एंड थर्ड, हमारा क्या देखा, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को क्या हो गया कि इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड में LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, तो -b1/a1 इज इक्वल टू हो जाएगा -b2/a2। तो यहां से क्या आया, यहां से आया सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यहां से एक रिलेशन आया, ये आया। उसके बाद हम अगर सेकेंड रिलेशंस की बात करें तो सेकेंड रिलेशंस में क्या आएंगे, सेकेंड रिलेशन में क्या करेंगे कि सर इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ की बात करें तो क्या है इसमें कि सर इसके भी अल्फा इंटू बीटा LHS में दोनों का बराबर है, तो इसका जो RHS होगा दोनों इक्वेशन के वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये जो RHS की बात करें तो c1/a1 इज इक्वल टू क्या होगा c2/a2, यहां ये हो गया। तो यहां से क्या देखा हम लोगों ने सर a1/a2 इज इक्वल टू है c1/c2, ये दोनों कंडीशन आया। तो सर अगर हम इस कंडीशन और ये जो हमारा कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन और ये कंडीशन को अगर हम इक्वेट करें तो क्या देख रहे हैं, इन दोनों कंडीशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारा जो फाइनल कंडीशन होगा वो हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन कब आएगा कि सर हमारा रूट्स अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा अगर कॉमन होगा, अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो हमारा जो कंडीशन होगा वो होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये किस कंडीशन के लिए, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, इतना हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने पहले देखा कि सर एक रूट्स कॉमन होंगे तो क्या कंडीशन होगा, और अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो क्या कंडीशन होगा। तो हम लोगों ने एक रूट्स होंगे उसके कंडीशंस की बात करें तो उसमें हम लोगों ने जूम किया कि सर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अल्फा जो होगा कॉमन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रूट्स कॉमन होगा। हम लोगों ने जूम किया कि मान लो अल्फा कॉमन है, उस केस में हम लोगों ने देखा अल्फा स्क्वायर जो हमारा होगा वो इसके बराबर होगा, इसका अल्फा स्क्वायर निकाला। उसके बाद सर हम अल्फा के साथ रिलेशन निकाला। उसके बाद हम लोगों ने जूम किया कि सर अगर दोनों रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स कॉमन है उस केस में क्या क्या कंडीशन होंगे, तो उस केस में हम इन लोगों ने देखा कि सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इतना हम लोगों ने देखा। तो अगर हम आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास में हम लोगों ने सीखा उसको अगर हम किसी क्वेश्चन से सॉल्व करके
देखिए, तो अगर हमारा क्वेश्चन आज के जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन की बात करें, सर हम क्वेश्चन से एक क्वेश्चन सॉल्व करके आज के जो कंसेप्ट सीखे हैं उसको इंप्लीमेंट करें, तो क्या होगा, लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड, ऐसे लिखो, फाइंड द कॉमन रूट्स, फाइंड द कॉमन रूट ऑफ गिवन टू क्वाड्रेटिक, फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ गिवन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एंड अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकालना है कि सर इसके कॉमन रूट्स को निकालना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा अगर कॉमन रूट्स की बात आता है, जब भी कॉमन रूट्स की क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमारे माइंड में आएंगे कि सर इसके कॉमन रूट्स कितने कॉमन रूट्स होंगे, एक रूट्स कॉमन होंगे या दो रूट्स कॉमन होंगे। बट इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये बात नहीं लिखा हुआ है कि सर कितने रूट्स कॉमन होंगे, सीधे निकालना है, सीधे लिखा गया है कि सर कॉमन रूट्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि सर ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने रूट्स कॉमन होंगे। तो मान लिया हम लोगों ने जूम किया कि अगर मान लेते हैं कि दोनों रूट्स कॉमन है, तो दोनों रूट्स कॉमन है उस केस में हमें क्या हो गया, a1 अपॉन, दोनों रूट्स कॉमन है उस केस में हम लोगों ने कंडीशन सीखा था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस तरह से। तो अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a1 है 2 और यहाँ पे a2 जो है वो है 1 इज इक्वल टू किसके कह रहा है, b1 अपॉन b2। तो b1 यहाँ पे 1 है, b1 1 और इज इक्वल टू कह रहा है b2 यहाँ पे -3 है। तो क्या यहां से क्या निकला, यहां से निकला हमें कि -3 इज इक्वल टू 1/2। तो ये पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, -3 1/2 के बराबर नहीं होता है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहां से हमें क्या लिखा कि सर दो रूट्स तो कॉमन नहीं होंगे, तो दो रूट्स कॉमन नहीं होंगे तो कितने रूट्स कॉमन होंगे, एक रूट्स कॉमन होंगे। हम लोगों ने इतना फाइंड कर लिया कि सर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट्स कॉमन होंगे, एक ही रूट्स कॉमन होंगे, क्योंकि दो रूट्स कॉमन होने के कंडीशंस को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने निकाला कि इसका रूट्स और रूट्स कॉमन रूट्स एक ही कॉमन रूट्स होगा, इतना तक देख लिया। और अगर हम बात करें तो ऐसे लिखो, हेयर वन रूट इज कॉमन, इतना तक मान लिया, वन रूट इज कॉमन। इतना हो गया कि सर इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सिर्फ एक ही रूट्स, सिर्फ एक रूट्स कॉमन होंगे, एक रूट्स कॉमन होंगे। तो उसका मान लिया लेट अल्फा इज अ कॉमन रूट, अल्फा को हम लोगों ने कॉमन रूट मान लिया। तो कहने का मतलब अल्फा क्या करेगा, इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा क्या करेगा, इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हम लिखते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा पुट करेंगे तो हमें आया a अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मानते हैं। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन में अल्फा को पुट करें तो हमें निकलेगा, हमें जो होगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान। अब अगर हम इक्वेशन अगर हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन सेकेंड को अगर इक्वेट करें तो हमें क्या आएगा कि सर इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेकेंड जो हमारा इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 10, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और माइनस 10 इसके बराबर होंगे। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या होगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यहां से हो गया प्लस अल्फा, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 अल्फा स्क्वायर है, तो यहां से हो जाएगा प्लस 3 अल्फा और यहां से हो जाएगा माइनस 6 और यहां आएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो हम अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हम क्या देखते हैं कि सर इसका चेक करते हैं इसका डी का वैल्यू क्या होगा। तो डी का वैल्यू क्या है इसमें, इस केस में डी का जो वैल्यू है वो डी है, डी क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है।
और यहाँ पे b है, b का वैल्यू जो अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a का बात करें तो a 1 है और c का बात करें तो c 4 है। तो यहाँ से क्या आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो d का वैल्यू है वो 0 आया। तो यहां से हम अगर नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू अगर 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल होंगे, रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे और वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन 2a। तो कहने का मतलब यहां से जो अल्फा का वैल्यू आएंगे वो एक ही रूट्स आएंगे, वो क्या हो गए, अल्फा का वैल्यू हो गया माइनस बी और बी के जगह पे क्या है 4 और यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे 1 है। तो यहां से जो अल्फा का वैल्यू आया -2 आया, यहां से जो अल्फा का वैल्यू आया वो -2 आया। इतना तक हम लोगों ने देखा कि सर हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको हम लोगों को रूट्स निकालना था, बट हमें नहीं पता था कि सर इसके दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया कि सर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स कॉमन होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस दो रूट्स कॉमन मान के चला कि सर अगर दो रूट्स कॉमन होंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बट देख रहे हैं हम यहाँ से आ रहा है कि -3 इज इक्वल टू 1/2, तो -3 1/2 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, तो ये नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स कॉमन नहीं होंगे, तो ये दो रूट्स कॉमन ना होंगे, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रूट्स कॉमन होंगे। तो एक रूट्स कॉमन होंगे तो उसको हम लोगों ने माना कि सर अगर एक रूट्स कॉमन है तो मान लिया कि अल्फा कॉमन रूट्स है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो अल्फा अगर कॉमन है तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने अल्फा पुट किया, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने अल्फा पुट किया, उसको सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड माना, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट किया और अल्फा का वैल्यू आता है -2। कहने का मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कॉमन रूट्स होंगे वो -2 आएगा। इतना तक समझ आ गया।